Welcome back to my YouTube channel Tech Knowledge. I am रिमशा गिनन एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो जी लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम एक दुआ कर लेते हैं। दुआ है जी रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे अल्लाह इल्म के लिए मेरा सीना वसी कर दे और जो काम या बात मैं इनको समझाने जा रही हूँ वो इनको समझ लग जाए और मेरा काम मेरे लिए आसान कर दे, आमीन। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लेक्चर नंबर 4 C++ कंप्यूटर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4 है हमारे साथ। और इसको शुरू करने से पहले हम जो प्रीवियस लेक्चर है उसका एक ब्रीफ रिव्यू ले लेते हैं। लेकिन इस रिव्यू से पहले अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आपसे रिक्वेस्ट है आप फ़ौरन से जाके देखिए, क्योंकि ये आज वाली वीडियो और जो पीछे वाली वीडियो दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और कनेक्टेड होने की वजह से आपको ये वीडियो को समझने के लिए पीछे वाली वीडियो को देखा होना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा फ़ौरन से जाएँ पीछे वाली वीडियो देखें और ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ लग सके। एक शॉर्ट रिव्यू देती हूँ, वो है जी लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या थी? पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। फिर हमने देखा था टाइप ऑफ CPL यानी कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस की टाइप कौन सी थी। टाइप्स ऑफ CPL कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टाइप्स देखी थी। उसके बाद हमने देखा हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, साथ ही हमने देखा लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है। फिर हमने देखा था ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने पढ़ी है हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज, उनके इस्तेमालात कहाँ पे हैं, यूजेस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देन हमने देखा था कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। यही हमारा मेन टॉपिक था और हमारा मेन फोकस भी इसी टॉपिक के ऊपर था कि दोनों लैंग्वेजेस में बेसिकली डिफरेंस क्या है, हम क्यों इन दोनों को अलग अलग से स्टडी करते हैं। तो ये हमारे एक पीछे वाला जो लेक्चर था, जो टॉपिक था, उसका एक शॉर्टकट सा रिव्यू था, वो मैंने बता दिया। लेकिन अगर आपने वीडियो नहीं देखी हुई है, आई सजेस्ट जो फ़ौरन से जाएं वो वीडियो देखें ताकि आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छी तरह से समझ लग सके। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हमारा टॉपिक है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है इसको स्टडी करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक सिनेरियो की तरफ लेके चलती हूँ। वो सिनेरियो ये है कि जी हमारे पास दो प्राइम मिनिस्टर्स बैठे हैं, एक पाकिस्तानी है और एक चाइनीज़ है। पाकिस्तानी को चाइनीज़ नहीं आती और चाइनीज़ को पाकिस्तानी लैंग्वेज नहीं आती। हम एक लैंग्वेज को कह देते हैं सोर्स लैंग्वेज है। लेट्स सपोज उर्दू हमारी सोर्स लैंग्वेज है और चाइनीज़ हमारी क्या है जी, टारगेटेड लैंग्वेज के हमने चाइनीज़ को उर्दू में कही हुई बात समझानी है। अब चाइनीज़ को तो आती नहीं है तो हम क्या करेंगे, दरमियान में एक ट्रांसलेटर बिठा देंगे कि जो क्या करेगा उर्दू के जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर है उसकी लैंग्वेज में जो वो बात कहेंगे उसको ट्रांसलेट करेगा। ट्रांसलेट करने के बाद वो किस में कन्वर्ट कर देगा, टारगेटेड लैंग्वेज में या फिर मशीन लैंग्वेज में या फिर चाइनीज़ लैंग्वेज में। जो हम सिनेरियो लेके चल रहे हैं तो वो चाइनीज़ लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको बात समझा देगा। और यही काम वाइस वर्सा, यही काम होगा दोबारा से कि चाइनीज़ लैंग्वेज में कोई बात होगी उसको ट्रांसलेट करेंगे उर्दू लैंग्वेज में और उर्दू वाले प्राइम मिनिस्टर को समझा देंगे बात। तो ट्रांसलेटर का काम क्या है कि उसने एक लैंग्वेज से कोड उठाना है, दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है और फिर उधर से कोड दोबारा से लेना है और उसको ट्रांसलेट करके फिर उसी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना है। तो ट्रांसलेटर का यही काम होता है। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है हम इधर देख लेते हैं। ए लैंग्वेज ट्रांसलेटर टेक्स ए प्रोग्राम रिटर्न इन सोर्स लैंग्वेज, कि इसने क्या है कि एक प्रोग्राम लेना है जो किस में लिखा हुआ है, सोर्स लैंग्वेज के अंदर। उसको वो किसके तौर पे लेगा, अपनी इनपुट के तौर पे लेगा एक सोर्स लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ कोड और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, टारगेटेड लैंग्वेज के अंदर आउटपुट के तौर पे। तो ये हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है जी, जो कि क्या करता है कि ट्रांसलेट करता है सोर्स कोड को किसके अंदर, टारगेटेड लैंग्वेज के अंदर या सोर्स लैंग्वेज को टारगेटेड लैंग्वेज के अंदर। तो ये हमारे पास कहलाता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। सिंपल सा इसको सोर्स लैंग्वेज को किसमें कन्वर्ट कर देता है, टारगेटेड लैंग्वेज में। सोर्स लैंग्वेज को हम इनपुट भी कह सकते हैं और उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, आउटपुट के अंदर। हम सोर्स लैंग्वेज को कोई भी सोर्स लैंग्वेज कह सकते हैं, कोई भी हम इसको फर्स्ट इनपुट कह सकते हैं और जो हमारी टारगेटेड लैंग्वेज है इसको हम आउटपुट कह सकते हैं और कोई भी हमारी फाइनल डेस्टिनेशन कह सकते हैं। तो ये हमारे ट्रांसलेटर का वर्क है। जैसे कि एक सिनेरियो इधर भी गिवन है, जैसे कि पिक्चर के अंदर भी डिस्क्राइब है कि ये क्या करेगा, ट्रांसलेटर सोर्स को अपने पास इनपुट लेगा, उसको ट्रांसलेट करेगा और ट्रांसलेट करने के बाद वो मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। और अगर मशीन कोड से वापस आना है तो मशीन कोड से रिवर्स होगा ट्रांसलेटर के पास कोई कोड और
ट्रांसलेटर से दोबारा वो सोर्स कोड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ट्रांसलेटर का यही काम है कि इसने सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना है और वाइस वर्सा मशीन कोड से सोर्स कोड में कन्वर्ट करना है। तो यही जो पूरा सिनेरियो हमारा क्या कहलाता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। जी, तो जब हमें पता चल गया कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता क्या है और ये क्यों चाहिए होता है, तो हम इसकी कुछ टाइप्स देख लेते हैं। वो हैं फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। कंपाइलर के बारे में मैंने थोड़ा सा पहले ही बताया कि ये एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। इसको मज़ीद डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी हम इसके जस्ट नेम लिस्ट आउट कर रहे हैं। तो ये कंपाइलर होता है जी, असेंबलर एंड देन इंटरप्रेटर। ये तीनों क्या है, हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करता है, हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज से वो किस में कन्वर्जन करके देता है, हमें किसी भी लो लेवल लैंग्वेज में या लो लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में, या फिर वो कोई भी इंस्ट्रक्शन को हार्डवेयर लेवल पे पुट करने के लिए जो कि वो मशीन कोड एक्सेप्ट करती है, तो वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में या हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें ट्रांसलेटर चाहिए होता है। तो ये जो सारे ट्रांसलेटर हैं ये यही वर्किंग करते हैं। जैसे कि असेंबलर क्यों है, असेंबलर असेंबली लैंग्वेज से मशीन कोड में आने के लिए, कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन कोड में आने के लिए, और इंटरप्रेटर भी इसी तरह क्या है कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। तो ये हमारे पास इसकी कुछ टाइप्स हैं, इनको डिटेल में देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप यही याद कर लें कि ये तीनों हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं और ये हाई लेवल से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्जन के लिए हमें चाहिए होते हैं। अच्छा जी, कंपाइलर है। कंपाइलर का काम क्या है कि ये सोर्स कोड को लेता है एज ए होल। लेट्स सपोज एक पेज के ऊपर हमारा कोड लिखा हुआ है और वो क्या करेगा, पूरे के पूरे कोड को लेगा और उसको वन गो के अंदर, मतलब कि पूरे कोड को वो रीड आउट करेगा और उसको क्या है, ट्रांसलेट कर देगा। वो ये नहीं कि लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करे या फिर वो एक पैराग्राफ को ले ले, एक कोड और ग्रुप को ले ले, उसको ट्रांसलेट कर दे। जी नहीं, ये ऐसे नहीं वर्क करता, बल्कि ये क्या करता है, पूरे कोड को उठाता है एज ए होल, उसको ट्रांसलेट कर देता है ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। कि सोर्स कोड आया, कंपाइलर ने उसको क्या किया, कंपाइल किया है, यानी कि उसको अंदर चेक किया है कि कोई एरर मैसेज है, तो उसने क्या है कि अगर कोई एरर मैसेज है तो एरर मैसेज जनरेट कर दिया। अगर एरर मैसेज नहीं है तो उसने क्या है कि टारगेटेड प्रोग्राम आपको दे दिया है कि उसने उसको कन्वर्ट कर दिया। तो कंपाइलर क्या करता है, पूरे के पूरे कोड को एज ए होल कन्वर्ट कर देता है। वंस कन्वर्टेड ऑब्जेक्ट कोड कैन बी रन अनअसिस्टेड एनी टाइम। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंपाइलेशन। कि क्या है कि विदाउट आप उसको फर्दर कोई भी प्रोसेसिंग नहीं चाहिए होती, जब आप ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर लेते हैं, आप उसको क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं अपने कोड को। और उसके बाद ये जो पूरा प्रोसेस है कंपाइलर सोर्स कोड को कंपाइल करके एरर मैसेज है वो जनरेट कर दो, अगर नहीं है तो टारगेटेड प्रोग्राम में बदल दो। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं कंपाइलेशन का प्रोसेस। आगे हमारे पास इसकी कुछ सेवरल एडवांटेजेस हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, उनको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है कि प्रोग्राम कैन रन वेरी क्विकली सिंस दे हैव ऑलरेडी बीन ट्रांसलेटेड। ये क्या है कि हमने पूरे प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर लिया। अब हम जब इसको रन करेंगे तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा रन होने के लिए, ये फ़ौरन से रन हो जाएगा। कंपाइल प्रोग्राम कैन बी सप्लाइड एज एन एग्जीक्यूटेबल फाइल, कि जब हम इसको कंपाइल करते हैं तो एक एग्जी फाइल जनरेट करता है। ये जब ये एग्जी फाइल जनरेट करता है तो मतलब ये पहले से कंपाइल हुआ है, और फिर उस एग्जी फाइल को जब हम रन करते हैं तो ये क्या है कि रेडी टू रन होता है, और ये फ़ौरन से क्या है कि हमें पता भी नहीं चलता, फ़ौरन से रन हो जाते हैं और हमारे पास रिजल्ट आ जाता है जो हमारा रिक्वायर्ड होता है। इसके बाद क्या है, कंपाइलर ऑप्टिमाइज्ड कोड। कंपाइलर क्या है कि हमारे कोड को ऑप्टिमाइज कर देता है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा कोड ऑप्टिमाइज्ड है और ये हमारा क्विकर प्रोग्राम है कि जल्दी से रन हो जाते हैं, और ये बहुत कम मेमोरी को यूज़ करते हुए हमारा प्रोसेस हो जाता है। इसके बाद हमारे पास इसके कुछ, क्योंकि जहाँ पे एडवांटेजेस हो वहाँ पे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, तो कंपाइलर के हमारे पास कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। बिकॉज द सोर्स फाइल इज ट्रांसलेटेड एज ए होल देयरफॉर मस्ट मेमोरी इनफ मेमोरी टू होल्ड सोर्स कोड द कंपाइलर कैन बी जनरेट। अच्छा जी, इसका मतलब ये है कि जब हम पूरे सोर्स फाइल को उठाते हैं, सोर्स कोड को उठाते हैं, तो क्योंकि पूरी की पूरी फाइल को उसने ट्रांसलेट करना है, पूरी की पूरी फाइल को उसने एज ए होल क्या है ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना है, तो इसको क्या है कि एक मेमोरी चाहिए होती है। मेमोरी के अंदर ही सारी बातें वो स्टोर करेगा इसको। तो जब उसको जो मेमोरी चाहिए, जो चीज़ उसको रिक्वायर है
इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, मस्ट बी इनफ मेमोरी, कि इसको क्या है कि मेमोरी स्पेस चाहिए होती है टू होल्ड सोर्स कोड, कि वो सोर्स कोड को होल्ड कर सके। द कंपाइलर कैन एंड द जनरेटेड ऑब्जेक्ट कोड, जो उसने कंपाइल किया है वो और जो उसने ऑब्जेक्ट कोड जनरेट किया है वो, उनको रखने के लिए उसको मेमोरी एक्स्ट्रा चाहिए होती है, इनफ मेमोरी स्पेस चाहिए होगी। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है कि इसने क्या है कि पूरे कोड को कंपाइल करके किसी जगह पे रखना है और वो एक्स्ट्रा मेमोरी इसको चाहिए होगी। Compiler do not usually spot error. The program must be compiled and run before the error are encountered. कि ये क्या है कि यूजली ये कभी कभी एरर स्पॉट नहीं करता, जो ऑन दी स्पॉट एरर अकर हो रहे हैं उनको वो नहीं बताता। तो प्रोग्राम मस्ट बी कंपाइल्ड, इस एरर चेक करने के लिए आपको पहले से उसको कंपाइल करना पड़ेगा रन करने से पहले। तो इसलिए वो क्या है कि ये ऑन दी स्पॉट एरर जो हो रहे हैं उनको कभी कभी शो नहीं करता। तो इसलिए ये इसका एक ड्रॉबैक है। द सोर्स कोड मस्ट बी रिकम्पाइल्ड एवरी टाइम द प्रोग्रामर चेंजेस द प्रोग्राम। आपने क्या है कि छोटा सा भी अपने कोड के अंदर चेंज किया है तो आपको पूरे का पूरा क्या है प्रोग्राम रिकम्पाइल करना पड़ेगा। लेट्स सपोज आपका कोड जो है वो 500 लाइंस का है, आपने 350 लाइन पे जाके कोई चेंज किया है, 50 वहां पे x की वैल्यू 20 लिखी हुई थी, आपने 30 कर दी है, तो आपको वो पूरा 500 लाइन का कोड दोबारा से कंपाइल करना पड़ेगा। तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है, एक डिसएडवांटेज है। देन हमारे पास है सोर्स कोड मस्ट बी कंपाइल ऑन वन प्लेटफॉर्म विल नॉट रन ऑन अनदर, कि आपको जो जिस सिस्टम में प्रोग्राम चलाना है ये नहीं कि आप अपने सिस्टम पे कंपाइल कर लो किसी और पे रन कर लो, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जिस सिस्टम पे चलाना है उसी पे आपको कंपाइल भी करना पड़ेगा और उसी पे आपको चलाना भी पड़ेगा। तो ये क्या है कि प्रोसेसर के आर्किटेक्चर पे भी थोड़ा डिपेंडेंट है, इसलिए ये भी इसका एक डिसएडवांटेज वो है। इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर क्या काम करता है, इट इज लाइक अ ह्यूमन ट्रांसलेटर। ह्यूमन किस तरह से ट्रांसलेट करता है ये भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये आप इसको समझ लें कि ह्यूमन ट्रांसलेटर ट्रांसलेटिंग, कि जैसे एक इंसान है वो कोई भी चीज को ट्रांसलेट कर रहा है। व्हाट अ पर्सन सेज इनटू अनदर लैंग्वेज सेंटेंस बाय सेंटेंस एज दे स्पीक, जैसे कोई एक इंसान बोलेगा वो सेंटेंस बाय सेंटेंस ही उसको किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा। तो ये ट्रांसलेटर भी क्या है कि ह्यूमन की तरह ही वर्किंग करता है, कि इंटरप्रेटर ट्रांसलेट कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम। तो पहले ये बात आपको समझ लगी कि ये इंसानों की तरह वर्किंग कर रहा है, कि जैसे इंसान एक सेंटेंस पढ़ता है उसको ट्रांसलेट करता है, दूसरा सेंटेंस पढ़ता है उसको ट्रांसलेट करता है। तो सिमिलरली क्या है कि वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम, आपको समझ लगी होगी कि एक इंस्ट्रक्शन एक ही वक्त में पढ़ेगा उसको ट्रांसलेट कर देगा। तो इंटरप्रेटर क्या है कि लाइन बाय लाइन कोड को ट्रांसलेट करता है। Then क्या है, resulting object code is then executed immediately. This process is called interpretation. तो क्या है कि जो हमारे पास executed immediate रिजल्ट आया है उसको ये जो सारा प्रोसेस है जिसने इसको ट्रांसलेट किया है यानी कि इंटरप्रेट किया है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे इंटरप्रिटेशन। तो ये हमारे पास जो प्रोसेस है क्या क्या लाएगा, इंटरप्रिटेशन। तो थोड़ा सा इधर वर्किंग के ऊपर गौर कर लेते हैं क्या काम करता है, कि सोर्स कोड आया है, इंटरप्रेटर को मिला, उसने आउटपुट दे दी। लेकिन इसकी थोड़ी सी डिटेल और भी देखना चाहें तो सोर्स कोड आया है, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर रिटर्न है, इंटरप्रेटर ने उसको क्या किया है, इंटरप्रेट किया है, उसके बाद उसने क्या है एग्जीक्यूटेबल फाइल या एग्जीक्यूटेबल कोड या मशीन लैंग्वेज जनरेट कर दिया। उसके बाद उसने क्या मैसेज किया है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रीड करो। वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दोबारा से सोर्स कोड से उठाएगा, इंटरप्रेट करेगा, एग्जी फाइल देगा, फिर दोबारा से आएगा, इधर 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 ये सर्कुलेट, ये एक लूप चलती रहेगी अनटिल हमारा पूरा का पूरा कोड ट्रांसलेट नहीं हो जाता। तो ये कंपाइलर की वर्किंग थी एक तरह से। देन हमारे पास होता है, पहले देख लेते हैं, इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड एज सुन एज दे आर ट्रांसलेटेड, कि इसमें क्या है कि जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती जाएंगी वैसे वैसे वो क्या है ट्रांसलेटेड होती जाएंगी। सिंस इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड वंस ट्रांसलेटेड दे कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर लेटर यूज, कि एक इंस्ट्रक्शन आपने उठाई है, उसको स्टडी किया है, उसको ट्रांसलेट किया है, उसको कहीं और पे स्टोर करने की जरूरत नहीं, ये डायरेक्टली क्या है ट्रांसलेट होगी। एज ए रिजल्ट लेस मेमोरी अवेलेबिलिटी, कि इसको क्या है कि थोड़ी मेमोरी चाहिए होती है क्योंकि इसने
कंपाइलर की तरह जो सोर्स कोड है उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करके अपने पास नहीं रखना, बल्कि ये क्या करेगा, एक लाइन उठाइए उसको ट्रांसलेट किया और छोड़ दिया, फिर अगली लाइन उठाइए उसको ट्रांसलेट किया उसको छोड़ दिया। तो इस तरह से ये वर्किंग करता है। एरर कैन बी क्विकली स्पॉटेड, कि आपका क्या है कि जिस लाइन पे एरर है उधर से आपको फौरन से पता चल जाता है, क्योंकि लाइन बाय लाइन कंपाइलेशन हो रही है। तो लाइन बाय लाइन कंपाइलेशन का यही बेसिक फायदा है कि जहां पे एरर आएगा आपको फौरन से पता चल जाएगा, आपको पूरे का पूरा प्रोग्राम दोबारा से कंपाइल या उसको दोबारा से रन नहीं करना पड़ेगा। Interpretation has failed. This make interpreter extremely useful when developing program. कि interpretation has failed, कि ये थोड़ी बैकवर्ड पे चले गई, लेकिन क्या है कि ये एक्सट्रीमली यूजफुल है जब आप कोई प्रोग्राम बना रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि आप 500-700 लाइनों का कोड लिख रहे हैं, तो आप क्या करोगे, उसको दोबारा से कंपाइल तो नहीं ना कर सकते, कि आपको तो उस लाइन पे एरर चेक करना है कि कोई एरर तो नहीं आ रहा, तो फिर आप वहां पे इंटरप्रेटर को यूज करते हैं, वहां पे ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। अब जिस चीज के एडवांटेजेस हैं उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, तो वो भी देखते हैं। डिसएडवांटेजेस में आता है इंटरप्रेटर प्रोग्राम कैन मोर slowly as process must wait for each instruction to be translated before it can be executed, कि जब हम इसको क्या है ट्रांसलेट करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसको क्या है कि अगले इंस्ट्रक्शन के ट्रांसलेशन के लिए इंतजार करना पड़ेगा कि पिछली पहले पूरी हो जाए, तो वो क्या है कि ये प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है। एडिशनली द प्रोग्राम मस्ट बी ट्रांसलेटेड एवरी टाइम इट इज रन, कि प्रोग्राम को हमें ट्रांसलेट करना पड़ेगा रन करने से पहले, कि पूरे का पूरा प्रोग्राम पहले ट्रांसलेट होगा, उसके बाद हमारा प्रोग्राम रन किया जाएगा। इंटरप्रेटर डू नॉट प्रोड्यूस एन exe फाइल दैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज a result the source code program must be supplied and this could be modified without permission, कि हम इसको क्या है कि exe फाइल प्रोड्यूस नहीं करते, तो वो हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं विदाउट परमिशन, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। ये इसका जो कोड है वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं होता, तो ट्रांसलेटेड कोड इज एग्जीक्यूटेड एज इट इज़, उसका ट्रांसलेटेड कोड एज इट इज़ उसको हम क्या एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये क्या है ज़्यादा ऑप्टिमाइज कोड नहीं होता। ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं है तो स्लो प्रोसेसिंग होगी, मेमोरी के लिहाज से भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता ये प्रोग्राम, और सॉरी ट्रांसलेटर, और स्पीड के लिहाज से भी ये थोड़ा कम ऑप्टिमाइज है। देन हमारे पास है जी थर्ड टाइप ऑफ ट्रांसलेटर, वो है जी असेंबलर। असेंबलर क्या करता है, असेंबलर का क्या काम है, असेंबलर ने क्या करना है, इज टू ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज इनटू ऑब्जेक्ट कोड, कि इसने बेसिकली जो असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम रिटर्न है उसको इसने सिंपली उठाना है, किसमें कन्वर्ट कर देना है, ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। तो ये असेंबलर की वर्किंग है। वेयर एज कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर जनरेट मैनी मशीन कोड इंस्ट्रक्शन फॉर ईच हाई लेवल इंस्ट्रक्शन, कि वो क्या है कि हाई लेवल को किसमें कन्वर्ट करते हैं, लो लेवल के अंदर, यानी कि मशीन लैंग्वेज के अंदर। लेकिन जो हमारे पास असेंबलर है ये क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट कोड के अंदर या फिर किसी मशीन कोड के अंदर। तो यही बात इधर लिखी हुई है, इंस्ट्रक्शन फॉर ईच असेंबली लैंग्वेज। Compiler takes the source code compiler takes the source code as a whole and translate it into object code all in one go। कंपाइलर जैसे हमारे पास वर्किंग क्या करता है कि पूरे कोड को उठाता है और कन्वर्ट कर देता है, असेंबलर भी इसी तरह से वर्किंग करता है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि इसने सिर्फ और सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना है। जो हमारा कंपाइलर है वो कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज को उठाएगा और उसको ट्रांसलेट कर देगा। देन हमारे पास है इसकी वर्किंग थोड़ी सी इधर बताई हुई है कि असेंबली लैंग्वेज से इसने आना है और असेंबली लैंग्वेज से इसने किसमें कन्वर्जन कर देनी है, मशीन लैंग्वेज के अंदर। ये जो इतना सा कन्वर्जन हो रही है किसके ज़रिए से हो रही है, असेंबलर के ज़रिए से हो रही है, और असेंबलर से फिर ये मशीन कोड में आएगा और मशीन कोड से इंस्ट्रक्शन सेट क्या है कि हार्डवेयर की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लेकिन जो मेन कन्वर्जन हो रही है वो असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में आने के लिए वो कौन कर रहा है, असेंबलर का। होपफुली आपको ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। हमने तीनों टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर के तीनों टाइप्स डिस्कस किए हैं। पहले हमने देखा क्या होता है, फिर हमने देखा क्यों होता है, फिर उसके बाद उसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस किया, उनके डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस दोनों स्टडी
किए और उसके बाद हमने क्या है कि इनका कंपैरिजन भी देखा और एट दी एंड हमारे पास इनकी जो डायग्राम्स थी उनको भी डिस्कस किया। देन हमारे पास आज का टॉपिक हम वाइंड अप करते हैं इसी चीज़ के साथ। होपफुली आपको समझ आया होगा। क्रेडिट ऑफ द टॉपिक गोज टू मिस्टर अवैस तारिक हु हेल्प मी आउट throughout the journey. Thanks a lot. You can follow us on Tech Knowledge on my YouTube channel and my Facebook page Tech Knowledge 001, my Twitter account TechNow001, also on Instagram Tech Knowledge 001. Thanks for watching. Stay tuned for further. Fi Imanillah. Allah Hafiz.